हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल डीएवी स्कूल सीकर, जिस पे अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपना जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो 9 है, उस चैप्टर नंबर 9 की स्टडी कर रहे हैं। और आपका जो चैप्टर नंबर 9 है उसका नाम क्या है, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड अपन 3 लेक्चर तो पढ़ चुके हैं। आज अपना क्या है, 4th लेक्चर है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में अपन बेसिक चीजें सीख चुके हैं कि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, डबल सॉल्ट क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, लिगेंड कितने टाइप के हो सकते हैं। आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर में अपन क्या करेंगे कि अपनी जो बेसिक चीजें पढ़ी है उन्हीं बेसिक चीजों का यूज लेते हुए ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो नाम है उस नाम में अगर अपन को डिफरेंट अगर कोई एग्जाम्पल गिवन हो तो उन एग्जाम्पल का नोमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं, उनका नोमेनक्लेचर करने के लिए अपन क्या पढ़ेंगे, रूल पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक का नाम है रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यानी कि आपके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनका नोमेनक्लेचर किस तरीके से करेंगे। तो किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने के लिए अपने लिए क्या होते हैं, कुछ रूल्स हैं और उन रूल्स के यूज लेते हुए अपन क्या कर सकते हैं, इजीली किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो इसमें आपका सबसे फर्स्ट जो रूल आता है वो रूल ये कहता है कि आपके पास कोई भी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो इन 2 फॉर्म में मिल सकता है। एक तो ये फॉर्म हो गई, एक ये फॉर्म हो गई, एक और फॉर्म आएगी, उसको अपन अलग से डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी अपन मेनली इन्हीं 2 फॉर्म की स्टडी कर रहे हैं। तो इन दोनों फॉर्म की अगर अपन बात करें तो ये तो पढ़ चुके हैं कि जो आउटर आपका पार्ट होता है उसको तो अपन क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन स्पेयर, या उसी को अपन काउंटर आयन का नाम भी दे देते हैं। अब आपका ये जो काउंटर आयन है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसे आपके पास ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर का जो पार्ट होता है इसको अपन ने क्या नाम दिया था, आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर का नाम दिया था। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन स्पेयर है वो भी आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो नोमेनक्लेचर के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपका फर्स्ट रूल ये कहता है कि सबसे पहले अपन पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखेंगे और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, नेगेटिव पार्ट का नाम लिखेंगे आपके पास। तो पहला रूल है वो आपका कैसा भी कंपाउंड गिवन हो आपको, उस कंपाउंड में आपको सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट सर्च करना है और उसके बाद में आपको क्या देखना है, नेगेटिव पार्ट सर्च करना है। तो आपका पहला काम है कि गिवन कंपाउंड में, जैसे आपके पास ये कंपाउंड है, इसमें K2NiCN का होल 4, इसमें आपका K2 है वो तो पॉजिटिव पार्ट हो गया, NiCN का होल 4 है वो क्या हो गया, नेगेटिव पार्ट हो गया। तो जब इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो पहले अपन इस K2 का नाम लिखेंगे, फिर अपन इस कंपाउंड का नाम या इस पार्ट का नाम लिखेंगे। ऐसे आपके पास ये वाला जो एग्जाम्पल गिवन है इसमें CuNH3 का होल 4 है, ये तो पॉजिटिव पार्ट है आपका, और SO4 है वो आपका क्या है, नेगेटिव पार्ट है। तो फर्स्ट रूल आपका यही कहता है कि जब भी आप किसी भी कंपाउंड का नेम स्टार्ट करो तो नेम स्टार्ट करते टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले लिखना है और नेगेटिव पार्ट का नाम बाद में लिखना है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है, फर्स्ट रूल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आपको कहता है कि अगर आपके पास किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी होती है उसमें अगर आपके पास लिगेंड है वो 1 से ज्यादा हो, तो 1 से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट होने पर उन लिगेंड के नंबर को डिनोट करने के लिए आपके पास या तो अपन डाइवर्ड यूज में लेंगे, या ट्राइवर्ड यूज में लेंगे, या टेट्रावर्ड यूज में लेंगे। तो इस तरीके से आपके पास अगर नंबर ऑफ लिगेंड 1 से ज्यादा हो, एक ही टाइप का लिगेंड अगर नंबर में 1 से ज्यादा हो तो उसके लिए अपन एक प्रीफिक्स वर्ड यूज में लेंगे। वो प्रीफिक्स वर्ड है उनके नेम के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग यूज होगा। अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, प्रीफिक्स वर्ड यूज में लेंगे आपके पास। तो ये हो गया आपका सेकेंड रूल। सेकेंड रूल आपको ये कहता है कि लिगेंड के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए
जैसे अभी अपने पास यहाँ लिगेंड कितने हैं 4, तो इसका नाम लिखने से पहले इससे प्रीफिक्स लगाएंगे टेट्रा। ऐसे यहाँ पे भी कितने हैं 4, तो इसका नाम लिखने से पहले अपन क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स है वो टेट्रा वर्ड यूज में लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि लिगेंड का नाम लिखने से पहले उसके नंबर को इंडिकेट करने के लिए आपको प्रीफिक्स वर्ड यूज में लेना है। और प्रीफिक्स में आपको देखना है कि नंबर कितने, अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। अब ये तो तब हुआ जब आपके पास किसी भी लिगेंड के नेम में पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा वर्ड यूज में नहीं है। अगर आपका किसी लिगेंड के नाम में पहले से ही आपका डाई, ट्राई, टेट्रा वर्ड प्रेजेंट हो तो उस टाइम पे उन लिगेंड के रिप्रेजेंट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको वर्ड यूज में लेना है 20, 30, टेट्रा, किस। तो इस तरीके से अगर आपके पास 2 लिगेंड हैं तो आपको 20 वर्ड यूज में लेना है। अगर 3 लिगेंड प्रेजेंट है तो उसके लिए आपको 30 वर्ड यूज में लेना है। जैसे अपन एग्जांपल देखें तो अपन को जैसे मान लो कि कहीं लिखा हुआ डाईपिरिडिल, तो डाईपिरिडिल के पीवाई है, पीवाई के 2 नंबर है, तो पिरिडिल में आपके पास अगर पहले से डाई वर्ड यूज में आ रहा है तो आप क्या लोगे, इससे नाम से पहले 20 यूज में लोगे। ऐसे अपन ने एक लिगेंड पढ़ा EN, और EN की फुल फॉर्म होती है इथिलीन डाईएमीन। तब इस लिगेंड के नेम में पहले से ही डाई वर्ड प्रेजेंट है तो इसके नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, अगर 2 लिगेंड प्रेजेंट हैं ये, तो कौन सा वर्ड यूज में लेंगे, 20 वर्ड यूज में लेंगे। तो आपको याद रखना है अगर सिंपल लिगेंड है तो उनके नंबर इंडिकेट करने के लिए अपन डाई, ट्राई, टेट्रा वर्ड यूज में लेंगे। अगर आपका सिंपल लिगेंड ना होके किसी लिगेंड के नेम में पहले से ही आपका डाई, ट्राई वर्ड प्रेजेंट हो तो उस टाइम पे आपका उन लिगेंड के नेम लिखने के लिए आपको क्या वर्ड यूज में लेने हैं, 20, 30, इस तरीके के वर्ड क्या करने हैं, यूज में लेने हैं। अच्छा है बच्चों, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। बढ़ूं आगे। नेक्स्ट आपका जो रूल है वो ये कहता है कि आपके पास कुछ कंपाउंड ऐसे मिलेंगे जिनको नाम देंगे अपन पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। अब आप कहोगे कि सर ये नया वर्ड कहां से ले आए हम, तो ये जो पॉलीन्यूक्लियर वर्ड है या पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, ये अपन उन कॉम्प्लेक्स को कहते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक मेटल प्रेजेंट हो और वो लिगेंड से आपस में क्या हो, अटैच हो। जैसे आपको एक एग्जांपल लिखा मैंने ये, अब इस एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो आपके पास ये CO है और यहाँ पे भी आपके पास CO आ रही है। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि ये जो CO मेटल आ रही है वो कितनी बार आ गई, 2 बार आ गई। तो अगर किसी कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक अगर मेटल प्रेजेंट है तो उस तरीके के कॉम्प्लेक्स को नाम दिया जाता है आपका पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। और इनमें अगर आपके पास इन मेटल के साथ जो लिगेंड अटैच होता है, जैसे आपके पास ये लिगेंड अटैच है, तो इस लिगेंड के अटैच होने के कारण इस लिगेंड को नाम दिया जाता है ब्रिजिंग ग्रुप। यानी कि ये आपका कौन सा लिगेंड हो गया, ब्रिजिंग लिगेंड हो गया आपके पास। तो अब आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं कौन सा कॉम्प्लेक्स है, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, तो उस पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में फॉर्मूले में अपन क्या करते हैं कि आपके पास एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से सेपरेट करने के लिए क्या बोल रहा है, बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। यानी कि अपन क्या करते हैं कि ब्रिजिंग ग्रुप को दूसरे पार्ट से सेपरेट करने के लिए अपन एक सिंबल यूज में लेते हैं जिसको कहते हैं हाइफन। जैसे आपके पास ये है और ये है, ये है आपके पास, तो इस वाले ग्रुप को इससे सेपरेट करने के लिए अपन ने ये हाइफन वर्ड यूज में लिया। ऐसे इस वाले ग्रुप को इस ग्रुप से सेपरेट करने के लिए अपन ने क्या किया, ये हाइफन वर्ड यूज में लिया। तो इस तरीके से ये मेटल 2 बार आई। अब ये 2 बार आई तो अपन ने इसको सेपरेट बाकी के पार्ट से सेपरेट करने के लिए हाइफन लगा दिया। ऐसे इसको इस बाकी के पार्ट से सेपरेट करने के लिए क्या लगा दिया, हाइफन। तो इस लाइन का मीनिंग समझना कि इन पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेज द ब्रिजिंग group is indicated in the formula of the complex by separating
इट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स बाई हाइफन। यानी क्या कह रहा है कि ब्रिजिंग जो ग्रुप होता है उसको इंडिकेट करने के लिए बाकी का जो रेस्ट पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स का, उससे सेपरेट इंडिकेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, हाइफन वर्ड का यूज लेते हैं। अब आपके पास यहाँ वर्ड लिखा हुआ है कि पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, उसका मीनिंग तो है कि एक कॉम्प्लेक्स विथ 2 और मोर मेटल एटम्स, यानी किसी कॉम्प्लेक्स में 2 या 2 से अधिक अगर मेटल एटम प्रेजेंट है तो उसको नाम दिया जाएगा पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। सेकेंड आता ब्रिजिंग लिगेंड क्या होता है, तो विच लिंक 2 मेटल एटम्स, यानी कि कोई भी 2 मेटल एटम को लिंक करने का जो काम करता है उसी लिगेंड को अपन ब्रिजिंग लिगेंड कह देते हैं। जैसे आपके पास ये है NH2, अब ये NH2 जो लिगेंड है वो आपका क्या कर रहा है, इन दोनों को लिंक करने का काम कर रहा है, तो इसको अपन क्या नाम देंगे, ब्रिजिंग लिगेंड नाम देंगे। अब अपन इसका नेम आगे अलग से पढ़ेंगे, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं ब्रिजिंग लिगेंड है तो उसका नेम इंडिकेट करने के लिए, नेम से पहले उसको इंडिकेट करने के लिए अपन कौन सा सिंबल यूज में लेते हैं, म्यू सिंबल यूज में लिया जाता है आपके पास। तो ध्यान रखना कि आपके पास ये जो NH2 है, इस NH2 को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन ने क्या यूज में लिया है, म्यू यूज में लिया है। अगर कहीं भी ये आपका सिंबल आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि ये कौन से लिगेंड की फॉर्म में काम कर रहा है, ब्रिजिंग लिगेंड की फॉर्म में काम कर रहा है। तो आपका जो 3rd नंबर का पॉइंट है ये एक आपका स्पेशल केस है कि अगर आपको कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए जिसमें एक से ज्यादा मेटल प्रेजेंट हो तो उस तरीके के कॉम्प्लेक्स को नाम देंगे अपन पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। अब पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में कोई भी 2 मेटल को आपस में लिंक करने वाला जो लिगेंड होगा उस लिगेंड को नाम देंगे अपन ब्रिजिंग लिगेंड। अब इस ब्रिजिंग लिगेंड को कॉम्प्लेक्स के बाकी पार्ट से सेपरेट करने के लिए अपन जिस वर्ड का यूज लेंगे उसको कहेंगे हाइफन। और इस ब्रिजिंग लिगेंड को किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नेम में इंडिकेट करने के लिए इस लिगेंड के नेम से पहले कौन सा सिंबल यूज में लिया जाएगा, म्यू सिंबल यूज में लिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा समझ लो। पहले आया पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स अपन उसको कहेंगे जिसमें 2 या 2 से अधिक मेटल एटम प्रेजेंट होंगे। जैसे आपके पास ये एग्जांपल है जिसमें 2 बार आपका कोबाल्ट आ रहा है आपके पास। दूसरा आता है कि सर ब्रिजिंग लिगेंड क्या होता है, तो ब्रिजिंग लिगेंड आपका वो लिगेंड होता है जो कोई भी कॉम्प्लेक्स में 2 मेटल को लिंक करने का काम करता है आपके पास ब्रिजिंग लिगेंड। अब आता है कि किसी भी पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का अगर एग्जांपल दे दिया और उसका फॉर्मूला अगर अपन को लिखना है तो फॉर्मूला लिखते टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि अगर ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट है तो उस ब्रिजिंग लिगेंड को बाकी के पार्ट से सेपरेट करने के लिए अपन हाइफन का यूज लेंगे। जैसे आपके पास ये NH2 ब्रिजिंग लिगेंड है, इसको CO से और इस बाकी के पार्ट से सेपरेट करने के लिए दोनों साइड अपन ने क्या लिया, हाइफन वर्ड यूज में लिया। अब बात आएगी कि सर ब्रिजिंग लिगेंड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे नेम में, तो नेम में अगर कहीं भी आपको म्यू सिंबल दिया गया है तो समझ जाना वो लिगेंड किसकी फॉर्म में काम कर रहा है, आपका ब्रिजिंग लिगेंड की फॉर्म में काम कर रहा है। तो रूल नंबर 3 में भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर 4 है वो अपना इजी है कि इससे पहले अपन क्या पढ़ गए हैं, टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़ गए हैं। और टाइप्स ऑफ लिगेंड में अपन ने देखा था कि लिगेंड आपका कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। यानी कि कैटायनिक लिगेंड भी होते हैं, एनायनिक लिगेंड भी होते हैं और न्यूट्रल लिगेंड भी होते हैं। तो कैटायनिक लिगेंड का नाम अलग से लिखा जाएगा जो अपन पढ़ चुके हैं, एनायनिक लिगेंड का नाम अलग से लिखा जाएगा और आपका न्यूट्रल लिगेंड का नाम अलग से लिखा जाएगा। तो 4th रूल आपको यही कहता है कि नेमिंग ऑफ लिगेंड अगर कभी करना है तो टाइप्स ऑफ, यानी कि कह रहा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड का मीनिंग क्या हो गया, न्यूट्रल, नेगेटिव और पॉजिटिव आर नेम्ड डिफरेंटली इन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर आपके पास डिफरेंट टाइप के लिगेंड प्रेजेंट हैं तो उनका नेम है वो भी डिफरेंट तरीके से करेंगे। अब इसी में आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स एंटिटी या किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी है उस पे चार्ज कैसा हो, नेगेटिव चार्ज हो,
यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स स्पीशीज है और किसी नेगेटिव चार्ज अगर उस पर प्रेजेंट है तो आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव चार्ज से बनी हुई कॉम्प्लेक्स एंटिटी में मेटल का नाम लिखते टाइम पे उसके एंड में क्या वर्ड जोड़ना, आपको 8 वर्ड जोड़ना है, ATE। यानी कि आपके पास अगर कोई मेटल है और उस मेटल का नाम लिख रहे हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए और अगर कॉम्प्लेक्स एंटिटी आपकी नेगेटिव है तो उस टाइम पे आपको उस मेटल एटम के नाम के एंड में क्या वर्ड जोड़ना है, 8 वर्ड जोड़ना है। अब केमिस्ट्री में आपके पास कुछ मेटल्स ऐसी भी होती हैं जिनका नेम है वो अपन डायरेक्ट यूज में ना लेके उनकी लैटिन लैंग्वेज में क्या करते हैं, उनका नेम यूज में लेते हैं। जैसे आपके पास Ag है, जनरल तो बोलते हैं सिल्वर, पर इसका जब नाम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तो इसका लिखेंगे अर्जेंट और लास्ट में अपन ने कौन सा वर्ड जोड़ दिया, 8 वर्ड, तो आपके पास इसका नाम हो जाएगा अर्जेंटेट। ऐसे अगर आपके पास Fe है, जनरल बोलते हैं आयरन, और इसका जब नाम लिखेंगे तो इसका हो जाएगा फेरेट, यानी लास्ट में अपन ने क्या वर्ड जोड़ा है, 8 वर्ड जोड़ा है। ऐसे Cu है, कॉपर बोलते हैं, नाम लिखते टाइम पे इसको बोलेंगे क्यूप्रेट और लास्ट में क्या जोड़ दिया, 8 वर्ड जोड़ दिया। ऐसे Au है, जनरल कहते हैं गोल्ड, नाम लिखेंगे ओरेट। ऐसे अगर Sn है तो टिन बोलते हैं, स्टैंडर्ड नाम लिखेंगे। ऐसे आपके पास Pb है, जनरल लेड बोलते हैं और इसका नाम लिखते टाइम पे इसको नाम लिखेंगे प्लम्बेट। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपके पास कॉम्प्लेक्स एंटिटी पे नेगेटिव चार्ज हो तो उस टाइम पे आपको कौन सा वर्ड यूज में लेना है, एंड में 8 वर्ड यूज में लेना है आपके पास। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये कुछ रूल्स हैं जो अपन ने स्टडी किए हैं, इनके बाद में और रूल्स आए अपने पास। तो स्टूडेंट अपना नेक्स्ट रूल है वो किसके लिए है, आपके जो एम्पीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। तो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि एम्पीडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा डोनर एटम प्रेजेंट्स होते हैं, बट आपका एक टाइम पे केवल एक ही एटम क्या करता है, डोनर एटम की तरह काम करता है आपके पास। तो उनके लिए नोमेनक्लेचर में अपन किस तरीके से नोमेनक्लेचर करते हैं वो देखो। तो अगर आपका किसी कंपाउंड में एम्पीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है तो अपन उनकी नेमिंग 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका उनके नेम के बेसिस पे और दूसरा तरीका होता है उनके एटम को रिप्रेजेंट करके। नेम के बेसिस पे कैसे, जैसे अपन ने कल एक एग्जांपल देखा था कि आपके पास एक तो होता है SCN और एक होता है आपका NCS। तो SCN को तो अपन ने कहा था थायोसाइनम और NCS को कहा था आइसोथायोसाइन। तो अगर सल्फर अटैच है तो अपन इसको बोलेंगे थायोसाइन और नेमिंग में साइनेटो बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं अपन आइसोथायोसाइनेटो। तो एक तरीका तो ये हो गया आपका इनको रिप्रेजेंट करने का। या दूसरा तरीका अपन ऐसे कह सकते हैं कि थायोसाइनेटो, या तो S एटम अटैच होगा या आपका कौन सा एटम अटैच होगा, N एटम अटैच होगा। तो अगर आपको एम्पीडेंटेड लिगेंड अगर कहीं प्रेजेंट है और उसकी अगर आपको नेमिंग करनी है तो उसकी नेमिंग के लिए आपको ध्यान रखना है कि अपन 2 तरीके से उसकी नेमिंग कर सकते हैं। पहला तरीका है बाय यूजिंग नेम फॉर लिगेंड्स और दूसरा तरीका है बाय प्लेसिंग द सिंबल ऑफ द डोनर एटम अटैच द नेम ऑफ द लिगेंड। यानी कि आपके पास क्या कर सकते हो कि जो डोनर एटम प्रेजेंट होता है उसके सिंबल से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जांपल देखो कि आपके पास ये एग्जांपल है NH4 का होल थ्राइस, CrSCN का होल 6 और दूसरा है NH4 का होल थ्राइस, CrNCS का होल 6। अब अगर आप इसको देखो तो पहले तरीके में अपन ने क्या कर रखा है कि नेम कॉमन रखा थायोसाइनेटो, यहाँ पे भी अपन ने नेम कॉमन रखा थायोसाइनेटो।
पर दोनों में क्या डिफरेंस आया कि यहाँ अपन S एटम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ अपन N एटम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका ये बताएगा कि इस टाइम पे आपका सल्फर एटम जुड़ा हुआ है, यानी डोनर एटम कौन है, सल्फर। और यहाँ कौन बताएगा कि डोनर एटम है वो आपका कौन है, नाइट्रोजन है। या दूसरा तरीका अपन ने क्या किया कि यहाँ अपन ने थायोसाइनेटो वर्ड यूज में लिया और दूसरा यहाँ पे आपके पास कौन सा वर्ड यूज में लिया गया, आइसोथायोसाइनेटो। एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, आगे जाके अपन पढ़ेंगे कि आपका किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जब नेम लिखते हैं तो उसकी स्टार्टिंग कभी भी कैपिटल लेटर से नहीं करते हैं। ये आपको दिख पाए इसलिए मैंने ये सारे वर्ड क्या लिखे हैं, कैपिटल में लिखे हैं। बाकी ध्यान रखना आपकी जो नेमिंग करते टाइम पे स्टार्टिंग हमेशा किससे होगी, स्मॉल लेटर से होगी आपके पास। कभी भी इनका जो नेम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता। और जब नेमिंग करेंगे तो आपके पास अपन क्या करेंगे, स्मॉल लेटर्स का यूज लेंगे आपके पास। इसके बारे में आगे अपन कंप्लीट रूल लिख रहे हैं। अभी आपको ये समझना है कि अगर आपके पास कहीं एम्पीडेंटेड लिगेंड आता है तो एम्पीडेंटेड लिगेंड की नेमिंग करते टाइम पे दो तरीके हैं नेमिंग करने के। एक तो अपन लिगेंड को उसके नेम से रिप्रेजेंट करें और दूसरा तरीका है कि लिगेंड में अपन उस एटम के सिंबल से रिप्रेजेंट करें जो डोनर एटम की तरह काम कर रहा है। ये आपका एग्जांपल है जिसमें अपन ने SCN और NCS देखा। पहले वाले में सल्फर आपका एटम की तरह काम कर रहा है, डोनर एटम की तरह, तो अपन ने S लिखा। दूसरे वाले में नाइट्रोजन आपका डोनर एटम की तरह काम कर रहा है, इसलिए अपन ने क्या लिखा, नाइट्रोजन लिखा आपके पास। तो ये हो गए आपके पास मेन रूल। अब आपके पास जो रूल्स पढ़े हैं या जब भी अपन किसी कंपाउंड की नेमिंग करेंगे तो उन नेमिंग के लिए कुछ कॉमन रूल्स हैं। उन कॉमन रूल्स में पहला रूल आपके पास क्या है कि जब भी आप द नेम ऑफ द कंप्लीट कंपाउंड शुड नॉट स्टार्ट इन कैपिटल लेटर, यानी कि अगर किसी भी कंपाउंड की बात करोगे तो उसके कंप्लीट कंपाउंड का जो नेम है वो कभी भी किससे स्टार्ट नहीं होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा। पहली चीज तो ये ध्यान रखना। जैसे अपन ने एक एग्जांपल लिखा CuNH3 का होल 4 SO4 या सल्फेट आपके पास। अब इसमें जैसे मैंने एक तो ये नाम लिखा और एक ये नाम लिखा, तब आपका यहाँ स्टार्टिंग किससे हो रही है, कैपिटल लेटर से, यानी कि ये नेमिंग करने का तरीका आपका क्या गलत है। और यहाँ स्टार्टिंग किससे हो रही है, स्मॉल लेटर से, तो आप कहोगे कि ये नेमिंग करने का तरीका क्या है, सही है। तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम लिखो या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेम लिखते हो उस टाइम पे उसकी स्टार्टिंग कभी भी क्या नहीं करनी है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करनी है। दूसरा रूल आपको ये कहता है कि आपका फुल नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन शुड बी रिटन एज वन वर्ड विदाउट एनी गैप, यानी कि जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखो तो उसमें से आपके पास सेंटेंस में 5 या 5 से ज्यादा वर्ड ही क्यों ना हो, आपको नेम लिखते टाइम पे ये ध्यान रखना कि पूरा नेम है वो बिना किसी गैप के एक वर्ड में क्या करना, आपको मेंशन करना है। जैसे अपन ने ये नेम लिखा इसका, ये पूरा एक वर्ड कंसीडर किया जाएगा। या अपन ने यहाँ इसका जो नेम लिखा इसमें कहीं भी आपका गैप नहीं होना चाहिए, ये पूरा एक वर्ड कंसीडर किया जाएगा। ऐसे ये पूरा एक वर्ड कंसीडर किया जाएगा। यानी आपको ध्यान रखना है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम लिखते टाइम पे एक वर्ड की फॉर्म में यूज में लेना है। किसका नेम, कॉम्प्लेक्स आयन का नेम। थर्ड रूल कहता है कि अगर किसी कंपाउंड में आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड का मीनिंग जिसमें कैटायन भी है और एनायन भी है, तो आपको ध्यान रखना है कि कैटायन का नाम अलग लिखना है, एनायन का नाम अलग लिखना है और उनके बीच में क्या होना चाहिए, आपका गैप होना चाहिए। जैसे अभी अगर अपन इस कंपाउंड की बात करें आपके पास, तो इस कंपाउंड में आपके पास ये इतना कैटायन है और इतना एनायन है, तो इनके बीच में क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। ऐसे आपके पास ये आपका कैटायन है, ये आपका एनायन है, यानी इसके बीच में क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। ऐसे अगर आप यहाँ बात करोगे तो ये पूरा एक कैटायन है और ये एक एनायन है। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर आयनिक कंपाउंड की फॉर्म में है, आयनिक कंपाउंड का मीनिंग ये हो गया कि जिसमें कैटायन भी प्रेजेंट है और एनायन भी प्रेजेंट है, तो उसका नेम लिखते टाइम पे
कैटायन और एनायन के बीच में क्या लिखना है आपको, गैप लिखना है या गैप रखना है आपके पास। नेक्स्ट आपको ये कहता है कि अगर आपका कंपाउंड किसकी फॉर्म में है, नॉन आयनिक कंपाउंड की फॉर्म में, तो नॉन आयनिक कंपाउंड की फॉर्म में है तो उस टाइम पे उसका जो नेम है वो बिना किसी गैप के एक ही वर्ड में आपको लिखना है आपके पास। जैसे मान लो कि मैंने कह दिया PTCl का होल 4 -2। अब अगर आपके पास ये है तो या NiCO का होल 5। अब आपके पास ये कैसा कंपाउंड है, नॉन आयनिक कंपाउंड है, तो इसका जब नाम लिखोगे तो इसका नाम आएगा पेंटा कार्बोनिल निकिल जीरो। तब ये पूरा का पूरा क्या होगा आपका, एक वर्ड होगा आपके पास। तो ध्यान रखना है कि अगर आपके पास आयनिक कंपाउंड है तो कैटायन और एनायन का नाम अलग अलग लिखना है, यानी दोनों के बीच में गैप होगा। अगर आपके पास नॉन आयनिक कंपाउंड है तो आपको क्या करना है, पूरा नाम है वो एक ही वर्ड में लिखना है। नेक्स्ट आपके पास एक स्पेशल रूल है, वो ध्यान रखना कि जब भी आप लिगेंड का नाम लिखो और किसी कंपाउंड में अगर आपके पास एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट हो तो उस टाइम पे आपके पास प्रॉब्लम ये आएगी कि कौन से लिगेंड का नाम पहले लिखें और कौन से लिगेंड का नाम बाद में लिखें। तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना कि अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट हैं तो लिगेंड की नेमिंग करते टाइम पे आपको अल्फाबेट ऑर्डर याद रखना है, और अल्फाबेट ऑर्डर में जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे और जो बाद में आएगा उसका नाम बाद में लिखेंगे। जैसे आपके पास यहाँ एक एग्जांपल है, ये इसमें आपके पास एक तो H2O लिगेंड है और एक आपके पास कौन लिगेंड है, Cl लिगेंड है आपके पास। तो अगर इसका नेम लिखे अपन तो इसका नेम लिखते टाइम पे आपके पास H2O को एक्वा कह देते हैं, इसको क्या कह देते हैं अपन, क्लोराइड कह देते हैं। तो इस तरीके से H2O का नाम तो आ गया एक्वा और Cl में C वर्ड आ रहा तो एक्वा, H2O का नाम पहले लिखा और Cl का नाम क्या लिखा अपन ने, बाद में लिखा। तो आपको ध्यान रखना कि जब भी किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम लिख रहे हो और नेम लिखते टाइम पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड एक से ज्यादा अगर प्रेजेंट हो तो लिगेंड के नेम लिखते टाइम पे आपको कौन सा ऑर्डर अप्लाई करना है, अल्फाबेट ऑर्डर अप्लाई करना है। नेक्स्ट रूल आपको ये कहता है कि आपका जो सेंट्रल मेटल एटम होता है या जो आयन होगी उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किस में रिप्रेजेंट करनी है, कॉमन नंबर में रिप्रेजेंट, रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करनी है और किसके अंदर रिप्रेजेंट करोगे, ब्रैकेट के अंदर, और कहाँ रिप्रेजेंट करोगे, आफ्टर दी नेम ऑफ दी मेटल, यानी कि जो मेटल है उस मेटल का जो नेम आएगा उस नेम के बाद में रिप्रेजेंट करनी है। अब आपका इसमें एक स्पेशल केस है, वैसे आपको बोर्ड लेवल पे तो नहीं मिलेगा पर अगर कंपटीशन लेवल पे मिल जाए तो उसके लिए आपके पास कि अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड मिले जिसमें क्या अवेलेबल हो, लेटिस कंपोनेंट अवेलेबल हो। लेटिस कंपोनेंट में अपन किसको यूज में लेते हैं, वाटर को या सॉल्वेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि आपका किसी कंपाउंड में वाटर है वो क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में अगर अवेलेबल हो तो उनके नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज लेना है, आपको अरेबिक नंबर्स का यूज लेना है। अरेबिक नंबर्स का मीनिंग हो गया कि एक तो रोमन नंबर हो गया और एक आपके पास अरेबिक नंबर हो गए। रोमन नंबर में अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 और अरेबिक नंबर में इनको अपन लिखेंगे 1 2 3। तो ध्यान रखना कि अगर किसी कंपाउंड में आपके पास लेटिस कंपोनेंट अवेलेबल हो तो उस टाइम पे उनके नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कौन से नंबर्स यूज में लेने हैं, अरेबिक नंबर्स यूज में लेने हैं। बाकी आपका नेमिंग करने का तरीका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ रूल्स हैं जिनके बेसिस पे अपन किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, ये जो रूल्स पढ़े हैं इन रूल्स के बेसिस पे अपन कंपाउंड्स के नेम लिखना सीखेंगे और अगर कंपाउंड का नेम गिवन हो तो उस कंपाउंड के नेम से अपन क्या कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला भी फॉर्म कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजों के बारे में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे पहले सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बोलता हूं कि वो सारे के सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो के
में जो वीडियो आएगा उस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस जितने भी वीडियो देखे हैं अब उनके लिए अवेलेबल हैं, उन वीडियो को वो अच्छे से देख लें और उन वीडियो को देखने के बाद में उनमें जो भी उनको टर्म्स पढ़ाई गई है उन टर्म्स को अच्छी तरीके से लर्न कर ले। लर्न करने के बाद में आप इसके बाद का जो वीडियो देखोगे तो उस वीडियो में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर किसी स्टूडेंट को किसी तरीके की भी अगर दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उन व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम को मेंशन कर सकता है, उसकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व की जाएगी।